बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने आज लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक बिल पेश किया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके के नेता और ओवैसी तमाम लोग थे आज। यूं कहिए कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर वो आज इस बिल के विरोध में उतर आए थे। संविधान विरोधी, मुसलमान विरोधी, मनमाना, भेदभावपूर्ण संघीय व्यवस्था पर हमला, वक्फ संशोधन बिल की आलोचना में जाने क्या क्या नहीं कहा गया। आज संसद में भारी हंगामे के बीच विपक्ष ने यह मैसेज दिया कि अगर यह बिल पास हो गया तो देश के मुसलमानों के साथ घोर अन्याय हो जाएगा। एक बार ऐसे कुछ बयानों को सुनिए पहले। This bill patently violates the principles provided in Article 14, 15 and 25, sir. It is both discriminatory, arbitrary. It is a grave attack on the basic structure of the Constitution as it violates the principle of judicial independence, separation of powers. अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? और एक न्यू कन्वर्ट है, does he has to wait for 5 years to give his property to waqf? Isn't that violation of right to freedom of religion? Sir, another point, sir. Now, no such provision exists for Hindu endowment or Sikh Gurdwara Prabandhak Committee. मजहब में दखलंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। सर इस तरह के कवानीन से मुल्क की शाख को नुकसान पहुंचेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट हम खत्म कर देंगे और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं करेगी। पिछले दिनों सिखों के साथ भी ये हुआ और कुछ ईसाई भाइयों के साथ भी इस तरह के वाकयात हुए हैं, जिसकी वजह से सब लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है और ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। तो विपक्षी सांसद बिल के विरोध में याद दिला रहे हैं कि जैसे सीए के विरोध में देश भर में आंदोलन हो गए थे, जैसे दिल्ली के शाहीन बाग को बंधक बना लिया गया था, वैसे ही वक्फ को बचाने के लिए मुसलमान सड़क पर उतर आएंगे। कांग्रेसी सांसद केसी वेणुगोपाल तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि अगर मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को पास करा लिया तो कल देश भर की मस्जिदों से कागजात मांगे जा सकते हैं। कांग्रेस के नेता के जरा का यह बयान सुनिए जरा। Concept of waqf by use. You see that near Delhi Parliament, there's a mosque, more than 200 years old mosque. Nobody know that how it became, what was actually the property deal of that mosque itself. You are removing the clause of waqf by use through this amendment. That means there is going to be a dispute in each and every mosque where there is no deed. What will be the happen? Your fundamental idea is to create conflict and create the anger between the communities and make violence everywhere. तो विपक्ष के सारे नेता एक सुर में कह रहे हैं कि इस बिल के जरिए हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है और इसका फायदा बीजेपी आने वाले चुनाव में उठाना चाहती है। विपक्ष को उम्मीद थी कि नीतीश और नायडू की पार्टी कम से कम बीजेपी से अलग लाइन लेगी, लेकिन जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने विपक्ष के अरमानों की हवा निकाल दी। एक बार ललन सिंह को भी सुना जाए। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बता
बताता है। यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुबाई, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। तो ये तो हुई जो आज इस संशोधन विधेयक को लेकर जो पॉलिटिक्स चली दिन भर, उसकी बात। लेकिन अब आपको हम सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि विपक्ष वक्फ संशोधन को लेकर जो बिल लाया गया है उस पर हाय तौबा जो मचा रहा है, उसकी हकीकत क्या है। विपक्ष का आरोप है कि वक्फ एक मजहबी मामला और इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि 1995 और 2013 में भी इसमें कई बड़े बड़े बदलाव किए गए और दोनों दफा केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार थी। अब अगर कांग्रेस राज में वक्फ कानून में बदलाव हो सकता है तो बीजेपी राज में क्यों नहीं हो सकता? इसलिए एक बोगस आर्गुमेंट। अब आगे बढ़िए। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार मनमाने ढंग से कानून में बदलाव कर रही है। लेकिन सच यह है कि यूपीए सरकार में ही बनी सच्चर कमेटी ने सवाल उठाया था कि वक्फ की संपत्तियों के जरिए जो आमदनी दिखाई जा रही है वो बहुत कम है और संशय पैदा करती है। अब आपकी जानकारी के लिए यहां बताना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड के पास करीब 9,40,000 एकड़ जमीन है। आप सोच सकते हैं एक जमीन कितनी बड़ी संपत्ति है। 9,40,000 एकड़ जमीन, करीब 8,72,321 अचल संपत्तियां हैं, यानी कि जमीन जायदाद के रूप में, और जो चल संपत्ति है 16,713 है। अब इसकी अनुमानित कीमत करीब 1,20,000 करोड़ बताई जाती है। 1,20,000 करोड़। और इतनी संपत्तियों से कमाई दिखाई जाती है कितनी? सालाना सिर्फ 200 करोड़ रुपए। बताइए हजम होने वाली बात है क्या? अब वक्फ में जो संशोधन लाया जा रहा है उसके बाद सारी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और उससे होने वाली आमदनी का पूरा हिसाब किताब रखना होगा और देना होगा। अब आप ही बताइए कि क्या यह गलत कदम है? इसी तरीके से सच्चर कमेटी ने राज्य वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 और सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 1 महिला की नियुक्ति को जरूरी बताया था और कहा था इसकी सिफारिश की थी। सच्चर कमेटी ने फुल टाइम सीईओ, टेक्निकल स्पेशलिस्ट वगैरह की नियुक्ति पर भी बात की थी और उन्होंने कहा था कि सभी जो वक्फ हैं उनका जो पूरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसका पूरा लेखा जोखा अनिवार्य रूप से रखा जाना चाहिए। ये सब सिफारिश की गई थी और आज जो मोदी सरकार जो बिल लेकर आई है उसमें वही सारी चीजें हैं। क्या यह बदलाव गलत है? विपक्ष कह रहा है कि बिल मनमाने तरीके से लाया जा रहा है और इसमें किसी दूसरे की राय तक नहीं ली गई है, जबकि सच्चाई यह है कि वक्फ कानून में जो बदलाव किया गया है वो यूपीए 1 के दौरान रहमान खान की अगुवाई में एक जेपीसी बनी थी और उसकी सिफारिशों के हिसाब से भी इसमें बहुत सारी चीजें शामिल की गई और बहुत सारे बदलाव किए गए। यूपीए के दौर में बनी जेपीसी ने माना था कि वक्फ में पारदर्शिता की कमी है और इसलिए उसे और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए काम किया जाना चाहिए। इसलिए अब वक्फ बोर्ड को कंप्यूटराइज करने, जो उसके पास जितनी जमीनें हैं उसका म्यूटेशन करा के उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड रखने और ऐसे तमाम चीजों का प्रावधान इस बिल में किया गया है। अब आप बताइए कि क्या यह बदलाव गलत है? मोदी सरकार पर आज आरोप लग रहा है कि वक्फ संशोधन बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि बिल का जो मौजूदा स्वरूप है वो घोर असंवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। मुस्लिम तुष्टीकरण की इंतहा करते हुए 2013 में मनमोहन सरकार ने वक्फ कानून में एक संशोधन किया था और यह प्रावधान कर दिया था कि वक्फ से जुड़े किसी भी मसले में पीड़ित को वक्फ के ही ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा और वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकेगी। सोचिए जरा कि यह किस हद तक असंवैधानिक है। लेकिन इस बिल के जरिए सरकार ने यह व्यवस्था की है कि ट्रिब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। क्या लगता है आपको कि यह बदलाव गलत है? 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 1995 के बेसिक वक्फ एक्ट में एक और संशोधन किया था
और वक्फ बोर्डों को और ज्यादा अधिकार दे दिए थे। वक्फ बोर्ड को एक तरीके से संपत्ति छीनने की असीमित शक्ति दे दी थी। सीधे सीधे शब्दों में अगर कहिए तो वक्फ बोर्ड के पास दान के नाम पर संपत्तियों को हड़पने का असीमित अधिकार दे दिया गया था। इतना अधिकार कि इस देश की किसी दूसरी धार्मिक संस्था के पास नहीं है, और तो और दुनिया के भी किसी धार्मिक संस्था के पास इस तरह के अधिकार नहीं है। यहां तक कि मुस्लिम देश के किसी वक्फ बोर्ड के पास ऐसी ताकत नहीं है। उदाहरण के लिए आपको बताता हूं कि वक्फ एक्ट के कुछ प्रावधान आप जरा देखिए। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3 में कहा गया है कि यदि वक्फ सोचता है, गौर करिएगा, यदि वक्फ सोचता है कि फला भूमि किसी मुस्लिम की है तो वक्फ की संपत्ति, यानी कि वक्फ के सोच लेने भर से वो संपत्ति उसकी हो जाएगी। अब वह जमीन उसकी कैसे है, वक्फ बोर्ड को इसके बारे में कोई सबूत देने की भी जरूरत नहीं है। आप सोचिए, क्या किसी लोकतांत्रिक देश में, किसी सेकुलर देश में, किसी भी संस्था के पास इस तरह की मनमानी का कोई अधिकार और इस तरह का कानून होना चाहिए क्या? अभी बोर्ड के पास वर्तमान में किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर देने का अधिकार है, और इस कानून का फायदा उठाकर वक्फ बोर्ड ने बेहिसाब संपत्तियां कब्जा कर रखी है। हिंदुओं की पुश्तैनी संपत्ति से लेकर सरकारी जमीन तक और मंदिर से लेकर गुरुद्वारों तक की तमाम जमीनें वक्फ बोर्ड ने उस पर दावा ठोक रखा है। अभी थोड़े दिन पुरानी घटना है, आपको याद, आपके जहन में होगी ये घटना। तमिलनाडु के गांव में हिंदुओं के पूरे गांव को वक्फ बोर्ड ने वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया। 1000 साल पुराने मंदिर को भी वक्फ की संपत्ति करार दे दिया था। सोचिए जरा, अगर आपके पास ऐसा हो जाए और आप किसी अदालत में इसे चुनौती ना दे पाए, इससे बड़ी नाइंसाफी, इससे बड़ा असंवैधानिक कृत्य और क्या हो सकता है? स्पष्ट है कि दुनिया के किसी भी देश में वक्फ के पास इतनी शक्तियां नहीं हैं। यहां तक कि सऊदी और ओमान में भी ऐसा कानून नहीं है, जो इस्लामिक राष्ट्र हैं। एक बार जब कोई जमीन वक्फ के पास चली जाती है तो फिर उसे पलटा नहीं जा सकता। मौजूदा कानून के मुताबिक राज्य और केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों में दखल नहीं दे सकती है। लेकिन अब जो संशोधन लाया जा रहा है उसमें वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर करानी होगी। क्या लगता है आपको कि यह बदलाव गलत है? आज आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। भारतीय रेलवे के पास जितनी जमीनें हैं और जितना संसाधन है, 12 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं वहां। लाखों लोग रिटायर होकर पेंशन ले रहे हैं वहां। सेना में भी 12 लाख से ज्यादा लोग एक्टिव सर्विस में हैं। उसके अलावा जो पेंशनधारियों की अच्छी खासी तादाद तो है, वो तो है ही, लेकिन वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का फायदा ज्यादातर सिर्फ उससे जुड़े हुए लोग उठा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि गरीब मुसलमानों को उसका फायदा हो रहा है। जो वक्फ बोर्ड के लोग हैं, जो मुतवल्ली हैं, जो उससे जुड़े हुए जो कार्यकर्ता, जो उसके कर्मचारी हैं, सारा फायदा उनको मिल रहा है। और पिछले 75 सालों से वक्फ के नाम पर मलाई काट रहे हैं लोग। वक्फ के पास आज जो बेहिसाब संपत्तियां हैं, उनमें से ज्यादातर देश के विभाजन के बाद यहां से जो मुसलमान गए थे, पाकिस्तान चले गए थे, वो उनकी संपत्तियां हैं। पाकिस्तान में तो जो पाकिस्तान से जो भागकर जो हिंदू यहां आए, भारत आए, तो उनकी संपत्तियां तो पाकिस्तान में मुसलमानों को दे दी गई, जो यहां से लोग गए थे उनको। लेकिन भारत में मुसलमानों की जमीनें पाकिस्तान से आए हिंदुओं को देने की बजाय वक्फ बोर्ड को दे दी गई। सरकारी और शत्रु संपत्तियों को वक्फ को एक तरीके से सौगात के रूप में देने का इस देश में सिलसिला सा चलता रहा है, जो कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर और राजीव गांधी तक और मनमोहन सिंह तक बदस्तूर जारी रहा। राजीव गांधी ने हरियाणा और पंजाब में हजारों एकड़ जमीनें वक्फ को दे दी थी, और मनमोहन सिंह ने तो जाते जाते 2013 में दिल्ली में 123 से ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ के नाम पर कर दी थी, और जिसकी बाजार में कीमत अरबों रुपए हो। वक्फ के नाम पर तुष्टीकरण का एक खेल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि देश की बहुसंख्यक आबादी के बड़े जो धार्मिक स्थल हैं, जो मंदिर हैं, वो तो सरकार के कब्जे में, सरकार उस पर कब्जा कर लेती है। लेकिन मुसलमानों की एक धार्मिक संस्था को देश भर की जमीनों को हथियाने का छुट्टा लाइसेंस दिया हुआ। और आज जब इस
मनमाने कानून में संशोधन लाया जा रहा है तो तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। तो इस संशोधन को लेकर, इस कानून को लेकर आप क्या सोचते हैं, यह भी हम आपसे जानना चाहते हैं। और इसीलिए हम 3 सवाल आपके सामने रख रहे हैं, जिसे कि मूड मीटर में, जिसका कि आज आपको जवाब देना है। और इससे जुड़े हुए बाकी जो सवाल हैं उसको लेकर हम चलेंगे अपने मेहमानों के पास। लेकिन जरा जल्दी से देख लेते हैं कि आज मूड मीटर के 3 सवाल कौन से हैं जिसका कि आपको जवाब देना है। सवाल नंबर 1, वक्फ कानून में बदलाव के लिए मोदी सरकार की पहल पर आप क्या कहेंगे? और ऑप्शन ए है, वक्फ बोर्ड में माफियागिरी हो रही थी, माफ करिएगा, वक्फ बोर्ड में जो माफियागिरी चल रही थी वो बंद होगी इसके जरिए। ऑप्शन बी, आम मुसलमानों को इसका फायदा होगा। और ऑप्शन सी, संविधान विरोधी है ये बिल, जैसा कि विपक्ष कह रहा है। आप क्या सोचते हैं, हमें बताना शुरू करिए। सवाल नंबर 2 दिखाइए, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विपक्ष के विरोध को कैसे देखते हैं आप? और ऑप्शन ए है, विपक्ष मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहा है। ऑप्शन बी, मुसलमानों को भरमाने और उकसाने का खेल चल रहा है। और ऑप्शन सी, विपक्ष सही सवाल उठा रहा है। यह है सवाल नंबर 2। और अब देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है कि क्या आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड गड़बड़ी कर रहा है? और ऑप्शन ए है, हां, वक्फ का रवैया जो है वो मनमाना है। ऑप्शन बी, वक्फ पर पावरफुल लोगों का कंट्रोल है। और ऑप्शन सी, वक्फ सिर्फ धार्मिक कार्यों में जुटा हुआ है और इसे अदरवाइज नहीं देखा जाना चाहिए। तो ये 3 सवाल हैं जिसका कि आज आपको मूड मीटर में जवाब देना है। और जवाब कैसे देना है आपको अच्छी तरह पता है। आपके सामने जो टीवी स्क्रीन पर इस समय QR कोड दिखाई दे रहा है, उसको जैसे ही आप स्कैन करेंगे, आपके सामने इन्हीं तीनों सवालों की एक लिस्ट खुल जाएगी। और उसके बाद अपना जवाब भर के उसे आप सबमिट करिए। आखिर में अपनी डिटेल भरिए और उसी डिटेल के आधार पे हम हर रोज 4 लकी वोटर का भी चुनाव करते हैं। तो आप वोटिंग शुरू करिए और हम करते हैं अपने मेहमानों का रुख। और कुछ ऐसे सवाल जिनका कि आज जो सियासत से उठे हैं, उन सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दानिश इकबाल हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अश्विनी उपाध्याय वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। सुबुही खान पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हैं। और हाफिज नूर अहमद अजहरी हैं, जो कि स्टेट प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अजय वर्मा भाई, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि वक्फ कानून में संशोधन करके सरकार हिंदू मुसलमान कर रही है। भाई आपकी सरकार में जिस तरह से इसमें संशोधन किए गए, जिस तरीके से मनमाने अधिकार दे दिए गए, जिस तरीके से देश भर की जमीनों पर कब्जा करने के लिए खुली छूट दे दी गई संशोधन करके, वो सब संवैधानिक था। और आज जब उस मनमाने तरीके से जमीन कब्जा करने पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, आज उसमें पारदर्शिता लाने की कोशिश की जा रही है, तो आप कह रहे हैं कि संविधान के खिलाफ है। देखिए पांडे जी, सरकार के इस तुगलकी ब्रॉडकास्ट बिल के खिलाफ आप जैसे पत्रकारों को तो मैं कह नहीं सकता, मित्र मीडिया का, लेकिन एक दिल्ली में लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और देश के 70% पत्रकार वहां हैं और मौजूद हैं वर्तमान में। अगर ये बिल में कोई काम ही नहीं होती तो देश का पत्रकार चौथा स्तंभ माना जाता है, वो कहीं नहीं होता। दूसरा, मैं आपकी 2-3 चीजों से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आपका चूंकि अपना तरीका है, आप सहमत हैं। आपने कहा कि साहब वक्फ में देश में जो अरबों करोड़ों रुपए की जमीन है, इतने एकड़ है, इतना बीघे है, मुझे एक लिस्ट सूची देंगे कि आपसे बाकायदा चाहूंगा कि संविधान के तहत बताएं मुझे आप, सर उसके तहत बताएं, आंकड़ों के तहत, किस जगह कितनी एकड़ और बीघा जमीन। आपको मैं टाइम दे रहा हूं, आज नहीं कल परसों, खाली मुंह से कहने से या टीवी पे आपने 400 पार भी कराया था देश की सारा पब्लिक डोमेन में है। अजय वर्मा सारा पब्लिक डोमेन में है। और अभी थोड़ी देर बाद अभी इसी पैनल पे जो हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, वो आपको इसका जवाब भी दे देंगे। और मैं भी, अगर आप चाहेंगे तो मैं भी दे दूंगा। लेकिन चलिए धैर्य रखिए, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है, जो हिमालय की ऊंचाई से शुरू होकर दक्षिण के वर्षा वनों तक फैला हुआ है। विश्व का 7वां बड़ा देश होने के नाते भारत शेष एशिया देश से अलग है। और भारत में जो ये 32, इसमें विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। मैं आपकी जानकारी के लिए पढ़ रहा हूं, देश के दर्शक इसे समझें। भारत का क्षेत्रफल 2.43 है विश्व के क्षेत्रफल का, और 32,87,263 वर्ग किमी है।
क्या मुझे आपका मित्र मीडिया, आपके चैनल, आप बताएंगे कि इसमें से कितना कब्जा वक्फ ने 70 साल में करा है, कितने किलोमीटर पर करा है, कौन कौन सी संपत्ति पे करा है? आपके कहने से, नैरेटिव बनाने से कहां भूगोल के आंकड़ों में फंस गए आप? मैं वक्फ के आंकड़े बता रहा हूं, आप भूगोल के आंकड़े ले आए, अब भारत का क्षेत्रफल बताने लग गए। महाराज सीधा सीधा सवाल मैं कर रहा हूं कि भाई इस देश में वक्फ को ये कानून बनाकर ये अधिकार किसने दिया? किसने दिया कि अगर वक्फ सोच लेगा कि कोई जमीन उसकी है, पूरी बात तो सोच लेगा कि कोई जमीन उसकी है, तो जमीन उसकी हो जाएगी। जिस जमीन पे उंगली रख देगा नक्शे पे, वो जमीन उसकी हो जाएगी। ये कानून किसने दिया वक्फ को बनाकर? भाई सुन लीजिए, अरे मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए ना कि ये कानून क्या आपको लगता है संवैधानिक है? जय वर्मा, अरे मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, आप सुनेंगे भी या देश की जनता को बरगलाएंगे बीच बीच में बोलकर? बच्चा को सुनने दीजिए आप। ठीक है, आप काम का चल रहा है आपके। देखिए 70% विपक्ष इस बिल के खिलाफ है। इसमें आर्टिकल 15 का उल्लंघन हो रहा है, अनुच्छेद 15 का, धर्म जाति वर्ण के हिसाब से जो हो रहा। संसद में भी हमारे एक सांसद ने कहा सरकार कोई जवाब नहीं दे पाई है, ना तो कोई किसी की जमीन छीन रहा है कि सोचने भर से। मुझे बताइए सोचने भर से कितनी सरकारी जमीन या आपकी और मेरी जमीन वक्फ बोर्ड ने ली है? और अरे हमारी तो आपकी नहीं ली, लेकिन तिरुचिरापल्ली में पूरा का पूरा गांव हिंदुओं का 1000 साल पुराना मंदिर वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि हमारा है, 30,000 हमारा है। और बेचारा जो वहां का किसान, गरीब किसान है, वो अपनी जमीन नहीं बेच पा रहा। तसल्ली रखिए। अरे लीजिए, अब आपने पूछा, मैंने जवाब दिया, तो आप इसको स्वीकार ही नहीं करेंगे। हाँ नहीं, जो 32 लाख मैंने आंकड़ा दिया था, आपने तो कह दिया करोड़ों हजारों एकड़ जमीन घेर ली है। उस कितने एकड़ बैठेगी 32 लाख में से? अगर उस गांव को जोड़ के देखोगे तो अपवाद तो हिंदुस्तान में सब्जी के सब चीज में मिल जाते हैं, आपके घर में मिल जाएंगे। 5 लोग होंगे, उनके विचार नहीं मिलेंगे। मेरा मकसद यह है, इस देश की सोशल फैब्रिक को मत समाप्त कीजिए जो यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अरे आपका मकसद स्पष्ट था कि भाई इस देश में एक ऐसा वक्फ बोर्ड तैयार करो जिसके आदेश को और जिसके मनमाने रवैये को इस देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सके। आपका मतलब ये था, आपका मकसद ये था, और आपका मकसद आज जब नाकाम हो रहा है तो आप बिलबिला रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय अजय वर्मा कह रहे हैं, अभी हमने इनको वक्फ के आंकड़े गिनाए, ये हमको ज्योग्राफी के आंकड़े लेकर आ गए हमारे सामने। नहीं तो एक मिनट, मैं उनको आंकड़े ही बता देता हूँ। आंकड़े ही नहीं पता है वक्फ के कोई। अरे सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, धैर्य रखिए अजय वर्मा। हाँ सुन लीजिए। मालदीव का क्षेत्रफल 75,000 एकड़ है। भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है, यानी भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 13 मालदीव बसाया जा सकता है। सिंगापुर का क्षेत्रफल 1,80,000 एकड़ है। भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है, यानी 5 सिंगापुर भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर बसाया जा सकता है। बहरीन का क्षेत्रफल 1,90,000 एकड़ है। वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है, यानी 5 बहरीन भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर बसाया जा सकता है। हांगकांग का क्षेत्रफल 2,75,000 एकड़ है, यानी 4 हांगकांग भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर बन सकता है। डेनमार्क का क्षेत्रफल 3,45,000 एकड़ है। वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़, यानी 4 हांगकांग बन सकता है। 3 डेनमार्क बन सकता है। डेनमार्क का क्षेत्रफल 3,45,000। फिनलैंड का क्षेत्रफल 3,90,000 एकड़ है, यानी फिनलैंड का 2.5 गुना जमीन भारत में वक्फ बोर्ड के पास है। मॉरिशस का क्षेत्रफल 5 लाख एकड़ है, यानी 2 मॉरिशस भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर बन सकता है। लग्जमबर्ग का क्षेत्रफल 6 लाख एकड़ है, और साइप्रस का क्षेत्रफल 8 लाख एकड़ है। ज्योग्राफी में भारी पड़ गई। अश्विनी जी, जॉर्जिया का क्षेत्रफल, जानकारी उनको दीजिए। जॉर्जिया का क्षेत्रफल 9,60,000 एकड़ है। दुनिया के 50 देश ऐसे हैं। अरे सुनिए, दुनिया के 50 देश हैं। एक बार सुन लीजिए, मैंने सुना, राजीव जी सुन लीजिए। अजय वर्मा की ज्योग्राफी की क्लास हो गई है। अजय जी सुन लीजिए प्लीज, ऐसे नहीं करिए। मैं आपको आंकड़े देता हूं, क्रॉस चेक कर लेना। दुनिया में 50 देश ऐसे हैं, दुनिया में 50 देश हैं रंजीत जी, जिनका क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है। यानी दुनिया के जो 50 देश हैं, उनका जो क्षेत्रफल है उससे ज्यादा जमीन भारत में वक्फ बोर्ड के पास है। अब मैं आज दूसरे विषय पे आता हूं। आज मेरी PIL भी सुप्रीम कोर्ट में लगी थी, और आज जो है पार्लियामेंट में बहस भी आया। मैं ये पूछ रहा हूं, भारत संविधान से ही चलेगा ना, या किसी और चीज से चलेगा? मुझे संविधान के अंदर एक बार WAQF दिखा दीजिए, वक्फ दिखा दीजिए, जहां वक्फ शब्द हो। सवाल यह बनता है,
जब भारत संविधान से चलता है और हमने बाद में इसमें सेकुलर शब्द जोड़ दिया, ये भी कह दिया देश सेकुलर, भारत में सेकुलरिज्म भी आ चुका है, फिर एक कम्युनिटी के लिए वक्फ बोर्ड एक ट्रिब्यूनल क्यों? भारत में 20 से ज्यादा ट्रिब्यूनल चलते हैं, सारे ट्रिब्यूनल रिलीजन न्यूट्रल हैं, केवल एक ट्रिब्यूनल है जो मजहब के आधार पर बना है जिसको वक्फ ट्रिब्यूनल कहते हैं। बाकी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, भाई, ईसाई, पारसी, अगर उनके जिन्होंने जमीन डोनेट किया उसका कोई विवाद होगा तो कोर्ट में चलेगा, लेकिन अगर मुस्लिम की जमीन का मामला आएगा तो बाकायदा ट्रिब्यूनल में चलेगा, और वो उस ट्रिब्यूनल में चलेगा जिसमें सारे के सारे मुस्लिम होंगे। आपने तो कानून की धज्जियां उड़ा दी है। और आप मुझे बताइए, अगर वक्फ बोर्ड जायज है, वक्फ ट्रिब्यूनल जायज है, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हिंदुओं के लिए हिंदू बोर्ड और हिंदू ट्रिब्यूनल बनना चाहिए, जैन के लिए जैन बोर्ड, जैन ट्रिब्यूनल बनना चाहिए, बहाई के लिए बहाई बोर्ड, बहाई ट्रिब्यूनल होना चाहिए, बौद्ध के लिए बौद्ध बोर्ड, बौद्ध ट्रिब्यूनल होना चाहिए, सिख के लिए सिख बोर्ड, सिख ट्रिब्यूनल होना चाहिए, यहूदी के लिए यहूदी बोर्ड, यहूदी ट्रिब्यूनल होना चाहिए? फिर तो भारत में कम से कम 75 बोर्ड बनाना पड़ेगा सर, अब अलग अलग रीजन के लिए, और 75 आपको ट्रिब्यूनल बनाना पड़ेगा। आप यही चाहते हैं? आप एक देश एक विधान नहीं चाहते? आप नहीं चाहते यूनिफॉर्म चैरिटी कोड हो, यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड हो, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड हो? बिल्कुल। आप नहीं चाहते एक देश एक धर्मस्थल संहिता हो, एक देश एक संपत्ति संहिता हो, एक देश एक दान तो ये संहिता हो? इसका जवाब, इस सवाल दिया? का जवाब हाफिज नूर अहमद अजहरी से लेते हैं। अजहरी साहब, क्या आपको लगता है कि भाई चूंकि यही नहीं हो पा रहा है, इसी के लिए धमकी दी जा रही है कि हम फिर से शाहीन बाग बना देंगे, फिर से सड़कों पे उतर आएंगे? ये धमकी नहीं है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ये इस पर भी आप चाहें तो कानून ले आए और आप कुछ भी करते रहे, किसी के साथ कोई प्रोटेस्ट भी न करें, इस पर भी आप ला सकते हैं। आप तो कुछ भी कर सकते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते साहब, सब हाँ, आपसे जो करेगा आप नहीं है, अदालत, इस देश की अदालत और संविधान है, आप सरकार ना बने, संसद है करने के नेता ना बने। हाँ, मैं यहाँ आपसे मुराद आप नहीं है डॉक्टर साहब, मैं ये खुल करके कह रहा हूँ, ये सिर्फ मुसलमानों के हक हुकूक को छीनने के सिवा कुछ नहीं। ये मुसलमानों की जमीनों पर बुरी नजर है। मुसलमानों के आबाओ अजदाद ने जो वक्फ किया है, दान किया है, ये सही बात है। आपने अपनी पहले स्पीच में ये कहा था कि माफियागिरी है यहाँ पर, या आपने 2-4 बातें इस तरह ही गई थी जो मानने वाली हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है वो माफियाओं से, और माफिया कौन है? माफिया सरकारों के एजेंट हैं, सरकारों के दलाल हैं, जो सरकारों की दलालियां करते आए। उन्होंने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर रखा था। वो फायदा जो मुसलमानों को, गरीबों को और यतीमों को, बेसहारा लोगों को मिलना चाहिए था, तालीमी सोसाइटी में खर्च होना चाहिए था, वो खर्च नहीं हुआ। उस व्यवस्था को मजबूत करने के बजाय भारत सरकार ने उसको अपने अंडर में लेकर के और गलत तरीके से बाकायदा छीना है, कब्जा किया, हड़पा है। और ये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के भी खिलाफ है। जिस तरह से अभी बोल रहे थे अश्विनी जी कि वो ये कानून की धज्जियां उड़ा दी। मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब से वजूद में आई है तब से ही संविधान है देश में, या मतलब पहले से संविधान था? कांग्रेस नहीं, पहले से भी संविधान था अजहरी साहब, लेकिन वो संविधान, उस संविधान में वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता के नाम पर इतने असंवैधानिक बदलाव किए गए कि जिस जमीन के बारे में वक्फ बोर्ड सोच भी दे वो जमीन हो जाए, वो जमीन उसकी हो जाए। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को रात में सपने में आए कि वो फला वाली जमीन उसकी है, तो सुबह वो जमीन उसकी हो जाए। इस तरह का कानून इस देश में बना दिया गया, इस तरह का इस देश में कानून बना दिया गया। दानिश इकबाल हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। दानिश इकबाल, ये क्या है? ठीक है, मैं कह रहा हूं कि अजहरी साहब कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के साथ अन्याय है, ये कह रहे हैं कि भाई, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि इसका कोई फायदा भी नहीं हो रहा है मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को। और आप खुद ही कह रहे हैं, और ये बात सच्चर कमेटी भी कर गई। ये भी सच्चर कमेटी ने भी यही कहा कि भाई ये सो कॉल्ड 9 लाख 10 लाख एकड़ जमीन जिसके पास सो कॉल्ड 1.5-2 लाख करोड़ की संपत्ति है, वो सिर्फ वो दिखाता है अपनी आमदनी साल का 200 करोड़, और उस 200 करोड़ का क्या होता है इसका भी कोई हिसाब किताब पक्के तौर पे नहीं होता है। आज अगर ये सरकार एक कानून लेकर आ रही है जिसमें कि ये पारदर्शिता रखी जाए, हिसाब किताब रखा जाए, आमदनी खर्च का ब्यौरा रखा जाए, तो आप लोगों को तकलीफ हो रही है। इसका मतलब क्या है? दानिश इकबाल?
देखिए, वक्फ बोर्ड के अंदर जो ये बिल लाया गया है, ये केंद्र सरकार और अल्पसंख्यक मंत्री का हम स्वागत करते हैं। खासकर उन यतीम, बेवाओं, मिस्कीन और मुस्तहिक लोगों की तरफ से स्वागत करते हैं जो इसके अधिकारों से वंचित थे, जो इसके लाभ से वंचित थे, जिनको इसका लाभ नहीं मिल रहा था। देखिए, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो थी, उसके जो एम रहमान साहब थे, उनके सुझाव पे ये अमेंडमेंट बिल लाया गया है और उसमें स्पष्ट कहा गया था कि आज के डेट में 163 करोड़ का जो है लाभ दिखाया जा रहा है, आमदनी दिखाया जा रहा है। अगर वो बढ़कर 12,000 करोड़ रुपया की आमदनी हो जाती है वक्फ बोर्ड की, तो इन मौलानाओं को, इन विपक्ष के नेताओं को तकलीफ क्यों है, इतराज क्यों है, मैं पूछना चाहता हूं। और जो मिस्कीन है, जो मुस्तहिक है, उनको अगर उसका हक दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार जो है अमेंडमेंट करती है। दानिश इकबाल, आपके ऑडियो में कुछ इशू है। मैं एक सुबुही खान के पास जाऊंगा। आपके ऑडियो में कुछ इशू है, जरा एक बार चेक किया जाए इनका ऑडियो। सुबुही खान, अभी जो मौलाना अजहरी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई ये तमाम वक्फ बोर्ड में इतने सारे प्रावधान, सो कॉल्ड पारदर्शिता के नाम पर इतने अमेंडमेंट, इतने सारे अधिकार, मतलब ऐसे ऐसे अधिकार की इस देश में किसी भी संस्था के पास, छोड़िए धार्मिक संस्था तो छोड़िए, शायद ही किसी संस्था के पास इतना अधिकार हो। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर पाए। और आज जब इसमें कुछ संशोधन करके इसको ज्यादा पारदर्शी और कहा जा रहा है कि भाई ज्यादा लोगों की भागीदारी, मुसलमानों में सारे तबके की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात हो रही है, तो ये लोग इसके विरोध में खड़े हैं। ये लोग हर तरह मुसलमानों के किसी भी संस्था में किसी भी अच्छे रिफॉर्म का विरोध करने वाले लोग हैं। ऐसा क्यों है? जी जी जी, देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोली, तो आशा करती हूं कि मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूं कि वक्फ एक्ट 1995, जिसको हम बहुत लार्जर देन लाइफ समझ रहे हैं कि उसमें कोई संशोधन हो ही नहीं सकता और उसको हम रिलीजन का पार्ट बता रहे हैं, पंथ का पार्ट बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी एक्ट जो भारत की पार्लियामेंट में आता है, उसमें समय समय पर संशोधन होते रहते हैं, होने चाहिए। वक्त की नजाकत और जरूरत के हिसाब से अमेंडमेंट हर सेंट्रल एक्ट में होती है, तो वक्फ एक्ट कोई उससे बाहर की चीज नहीं है। दूसरी बात, जैसे अश्विनी भाई ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में वक्फ नाम की कोई चीज नहीं है, मैं अपने मुस्लिम भाई बहनों को बताना चाहती हूं कि कुरान में भी वक्फ नाम की कोई चीज नहीं है। थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें जानना पड़ेगा कि जो पहला वक्फ इस्लामिक हिस्ट्री में, इस्लामिक थियोलॉजी में बताया जाता है, वो बताया जाता है कि एक ज्यूइश आदमी था मुखैरिक नाम का, उसने प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पर अपने 600 खजूर के पेड़ों का एक बागान एक वसीयत में लिख दिया था कि ये बागान प्रॉफिट मोहम्मद को दे दिया जाए। जब उस आदमी की वफात, उसका इंतकाल हो गया, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे इस बागान की, इन पेड़ों की कोई जरूरत नहीं है, इसको गरीबों में, मिस्कीनों में बांट दीजिए, इसको वक्फ कर दीजिए। ऐसा ही एक उदाहरण हमें और मिलता है, जब एक और व्यक्ति उमर इब्न अल खत्ताब नाम का उनके पास गया, खैबर में उसको कोई जमीन मिली, उसने कहा मैं इसका क्या करूं, तो उन्होंने कहा कि इसको गरीबों के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन कुछ पॉइंट्स रखिएगा। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पॉइंट को प्रूव करने के लिए। जो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहे थे, उन्होंने कहा था ये इनएलिएनेबल होनी चाहिए, यानी कि जिस मकसद के लिए वक्फ की जा रही है उसके अलावा किसी और चीज में इस्तेमाल ना हो, ये ना बेची जा सके, ना खरीदी जा सके, ना ही किसी को गिफ्ट दी जा सके। और आज हम क्या कर रहे हैं, आप खुद सोचिए, एक तरफ कहते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी ओनर है वक्फ माफिया भारत में, डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ पे है, लेकिन मुसलमान वो आज भी गरीब है, वो आज भी फल बेच रहा है, आज भी सब्जी बेच रहा है, पंक्चर लगा रहा है। मुसलमान बच्चियों को किताबें फाड़ के बुरके में लपेट के बैठा दिया जा रहा है, हलाला और ट्रिपल तलाक और बहु विवाह और मिस्यार निकाह और न जाने क्या क्या उनके साथ हो रहा है। तो हम लोग वक्फ को उसके ओरिजिनल इंटेंशन, ओरिजिनल मकसद के लिए इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। अभी कांग्रेस के शायद एक प्रवक्ता बैठे थे, मैं उनका नाम नहीं जानती हूं, उन्होंने कहा हमें बताइए जरा कि कहां पे मिसयूज हो रहा है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदाकत आश्रम, क्या ये वक्फ प्रॉपर्टी पे नहीं है? कौन सी इस्लाम में कहा गया है कि वक्फ प्रॉपर्टी पे किसी राजनीतिक दल का पॉलिटिकल ऑफिस होना चाहिए? आप लोग इस्लाम को, रिलीजन को इस्तेमाल करके जब अपनी राजनीति करते हैं और भोले भाले मुसलमानों को वर्गलाते हैं, भटकाते हैं, वो लोग तो आपके कहने में आके सोचेंगे कि ओहो बड़का ये हमारी जमीन बचा रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि वो जमीन ना मुसलमान बच्चों के काम आनी है, ना बेवाओं के, ना यतीमों के, ना मिस्कीनों के। ये जमीन केवल और केवल वक्फ लैंड माफियाज के और राजनीतिक दलों के काम आने वाली है।
अगर आज ये सच लोगों के सामने आ रहा है तो उसमें गलत क्या है? हाँ। अगर वक्फ बोर्ड्स के डिजिटाइजेशन की बात हो रही है, हाँ। अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड में प्रॉपर्टी चढ़ने की बात हो रही है, रजिस्ट्रेशन होने की बात हो रही है, आमदनी खर्च का एक अजय रिकॉर्ड वर्मा, होना क्या चाहिए, उसकी बात आपत्ति, हो रही है। आपकी तो आपत्ति इसमें क्या है? गलत है? आपको उन्होंने स्पष्ट अभी बता दिया, सुबुही खान ने बता दिया कि कैसे बेजा इस्तेमाल हो रहा है वक्फ की संपत्तियों का और कैसे वक्फ के नाम पर पे माफियागिरी चल रही है, वो भी बता दिया। इस पांडे जी, ये मैं कह रहा हूँ, सॉरी रंजीत जी, की ये देश की जो संसद है, सबसे बड़ी पंचायत है, यहाँ चुने हुए प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। देश की संसद की, देश की सरकार का उद्देश्य देश की सोशल फैब्रिक को खत्म करके हिंदू मुस्लिम की खाई को बढ़ाना है और किसी तरह से बाया चुनाव या चुनाव को जिताना है, और कोई एजेंडा नहीं है। कहीं भी अध्ययन कर लीजिए। और रहा सवाल किसी के बताने का, पूछने का, मैं फाइनल कर रहा हूं, तो जो मैडम सुबुही खान बता रहे हैं, आप कौन बैठी हैं, मेरे पास टीवी नहीं है देखने को, ये भाजपा के पक्ष में हमेशा बोलती हैं, इनको प्रवक्ता बनाया नहीं गया। और अश्विनी उपाध्याय जी तो भाजपा के पदाधिकारी हैं। जो फैक्ट बोलेगा वो भाजपा के पक्ष में बोलेगा, कि सरकार के पक्ष में बोलेगा। तर्कों पे अगर आप मेरी बात नहीं, इनकी तो मजबूरी है, सुन लीजिए। अरे मैं आपके बीच में नहीं बोला था, अभी आप भाषण दे रही थी कि मेरे बीच में ना बोले। आप भाषण ना दे प्लीज, भाषण ना दें आप, महिलाएं। मैंने आपके बीच में नहीं बोला था पहले। नहीं, मेरा सुन लीजिए पहले। भाई पांडे जी, आप अलाउ कर देते हैं प्रॉपर्टी पर। नहीं, पांडे जी आप सुन, अगर आप इतने बड़े हिमायती हैं मुसलमानों के, तो वो मुसलमान सच्चर कमेटी के हिसाब से आज भी बेचारा गरीब है, हाशिए पर है, मेन स्ट्रीम में नहीं है, भूखों मर रहा है, उसको शिक्षा नहीं मिल रही है, और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पे आप लोग अपने कार्यालय खोलकर बैठते हैं, पार्टी ऑफिस खोलकर बैठे हैं, उसके जवाब एक मिनट, अश्विनी उपाध्याय मत करिए जरा। मैं संक्षेप में, चूंकि ये जो आज जो संशोधन विधेयक लाया गया है, उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए, बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। उसमें से कुछ, एक मिनट अजय वर्मा, दिखाऊंगा दाग चेहरों के। हाँ अजय वर्मा, आप दिखाऊंगा दाग चेहरों के, और जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। तो भैया ये एजेंडा सरकार का मत चलाइए, ठीक है, आप ठीक है, देश के दाग ही दिखाने की बात हो रही है, जरा दाग ही दिखाने की बात हो रही है, तो अश्विनी उपाध्याय के पास चलते हैं जरा। वक्फ बोर्ड में संशोधन के नाम पे, वक्फ कानून में संशोधन के नाम पे कैसे आर्बिट्रेरी, कैसे एक तरफा अधिकार दे दिए गए, मनमाना अधिकार दे दिए गए, जमीन को हड़पने के लिए एक तरीके से खुली छूट दे दी गई। जरा वो दाग भी दिखाइए अजय वर्मा को और अजहरी साहब को। नहीं, रंजीत जी, हैदराबाद का एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, राजीव गांधी एयरपोर्ट। छोटे ओवैसी ने विधानसभा में बोला कि ये एयरपोर्ट वक्फी जमीन पे है। सवाल ये बनता, वो एयरपोर्ट कांग्रेस ने बनाया था, तो क्या कांग्रेस ने जो एयरपोर्ट बनाया हैदराबाद एयरपोर्ट, वो वक्फ की जमीन पे कब्जा करके बनाया? ये तो कांग्रेस के नेता खुद ही बताए। मैं आपको बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं, जमुना जी के किनारे जो तराई का एरिया है, यमुना जी के किनारे तराई का एरिया है, हिमाचल और उत्तराखंड के जो जंगल हैं वहां कब्जा होता जा रहा है। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की जमीनों पे, आपके झारखंड के आदिवासियों के जमीनों पे नोटिस दे के कब्जा करते चले जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर वहां पे डीएम, मुझे समझ में नहीं आ रहा डीएम से आपको इतनी नफरत क्यों है? अरे डीएम, बाकायदा डीएम एक संवैधानिक पोस्ट से आता है। अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, मौलाना साहब, मुझे आप चीजें बताओ। और मैं तो कह रहा हूं ये रंजीत जी, ये केवल ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इनफैक्ट ये एक्ट अनकुरानिक है, अन इस्लामिक है। मैं 1 मिनट के अंदर सिद्ध कर दूंगा कि ये कानून इस्लाम के भी खिलाफ है। अरे सुन लीजिए मौलाना साहब, सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं। मौलाना अजहरी जरा बोलने दीजिए उनको, अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए ना। वो एक लॉजिकल बात कर रहे हैं। एक मिनट सुनिए तो, सुनिए 1 मिनट। अरे सुन लीजिए, उन्हीं को दे रखा है। देखिए तरीका है मौलाना साहब, जी बोल रहे हैं, मौलाना साहब मुझे ये बता दीजिए, हाफिज अजहरी 1 मिनट सुनिए। मौलाना साहब, कुरान में किस पन्ने पे, किस सूरा में मजार लिखा हुआ है? कुरान में दरगाह का कहीं जिक्र है क्या? अरे मजार बनाना, दरगाह बनाना हराम है, मजार पे जाना, दरगाह पे जाना हराम है। इसीलिए
अरब में, दुबई में, कुवैत में, मस्कट में, बहरीन में, कतर में कहीं एक भी मजार नहीं है, एक भी दरगाह नहीं है। और ये कानून मजार और दरगाह को भी वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर रहा है। यही तो मैं कह रहा हूं, ये अन इस्लामिक भी है, अन कुरानिक भी है। जो चीज इस्लाम में हराम है उसको ये जायज ठहरा रहा है, ये तो इस्लाम के भी खिलाफ है ये कानून। मैं आपको चुनौती देता हूं, आप मुझे पूरे के पूरे खाड़ी देश में एक मजार का नाम बता दीजिए, एक दरगाह का नाम बता दीजिए, पूरे गल्फ कंट्रीज में आखिर क्यों नहीं है? और मैं आपको चुनौती देता हूं। ठीक बात है, आप मुझे अजहरी साहब से जवाब भी ले लेते हैं ना, समय कम है, जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दीजिए अजहरी साहब। जिक्र बताइए। उन्होंने बताया, अब आप जवाब दीजिए इसका। देखिए ये सब झूठ बोलते हैं ये लोग। ये जो अश्विनी जी बैठे हैं, इनकी आप देखिए वीडियो बना के मुसलमान और इस्लाम को हमेशा टारगेट करते रहते हैं। हमने इनकी 2-4 वीडियोस देखी हैं। अरे आप फैक्ट पे बात करिए ना, वीडियो कहां चले गए आप वीडियो के चक्कर में? उन्होंने जो बोला वो गलत बोला क्या? ये आप कुरान में मजार दरगाह कहां लिखा है बताइए? आप फैक्चुअल बात करिए, तथ्य पे बात करिए। उन्होंने गलत कहा क्या? तो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेना जी आप ले रहे हैं पक्ष। वो भाजपा के आदमी है, भाजपा की आइडियोलॉजी को आप बिलोंग करते हैं, तो जाहिर है वो भाजपा की करेंगे, बातचीत करेंगे। अरे भाजपा और कांग्रेस का सवाल नहीं है साहब, इस बात का जवाब दीजिए कि जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। सीधी सी बात है, आप फैक्ट पे बात करिए ना कि अगर कांग्रेस के जमाने में अमेंडमेंट आ सकता है तो बीजेपी अमेंडमेंट क्यों नहीं ला सकती है भाई? इसमें क्या दिक्कत है? इस तरह के तमाम मामले, भाई आपके पास कोई फैक्ट हो तो बताइए। अजहरी साहब, जो अश्विनी उपाध्याय ने कहा उसके जवाब में आपके पास कोई तथ्यात्मक जवाब नहीं है, और जो कोई जवाब नहीं है आपके पास, वो भी सरकार के अधीन ही होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त की कमी थी, वक्त इतना ही था, और अब जरूरी है कि जरा इस चर्चा में हम जो सवाल किया था उसके जरिए हम लोगों की राय भी इसमें शामिल कर लें और जरा देखें कि लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में जो चर्चा चल रही है, जो बहस चल रही है उस पर। वक्फ कानून में बदलाव के लिए मोदी सरकार की पहल को आप कैसे देखते हैं? और इस पर 76% लोग कह रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड में माफियागिरी इसके जरिए बंद हो जाएगी, और 20% लोग ये कहते हैं कि आम मुसलमानों को इससे फायदा होगा और संविधान विरोधी है बिल, जैसा कि मौलाना और कांग्रेस के लोग ये साबित करने में जुटे हुए हैं। सिर्फ 3% लोग हैं जो मानते हैं कि ये संविधान विरोधी है। चलिए आगे बढ़िए। दूसरा सवाल, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विपक्ष के रवैये को या उसके विरोध को आप कैसे देखते हैं? विपक्ष मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहा है, 61% लोग मानते हैं, 37% लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को भरमाने और उकसाने का काम चल रहा है इसके जरिए, और विपक्ष सही सवाल उठा रहा है, ऐसा 1% लोग भी नहीं मानते हैं। 1% से भी कम लोग मानते हैं कि विपक्ष जो है वो सही सवाल उठा रहा है। तीसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड गड़बड़ी कर रहा है? और इसके जवाब में 77% लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, वक्फ का रवैया मनमाना है। 20% लोग ये कहते हैं कि वक्फ पर पावरफुल लोगों का कंट्रोल है और वक्फ धार्मिक कार्यों में जुटा हुआ है। सिर्फ ऐसा मानने वाले लोग करीब 2% मान लीजिए, 1.7% लोग हैं। तो ये है लोगों की राय इस बहस में। और अब जरा जल्दी से दिखाइए कि जो आज देश का मूड मीटर के 4 लकी वोटर हैं वो कौन हैं। तो संजय कुमार वर्मा उत्तर प्रदेश और रोहित केसरी पश्चिम बंगाल के हैं। इसके अलावा गिरीश चंद्र जोशी उत्तराखंड और अभय कुमार शाह हैं बिहार से। इन सबको आज मूड मीटर की तरफ से मिलता है इनाम। इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट भी हम अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन नवभारत पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।